वेलकम बैक एस्टेट के सीरीज़ में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि रैम के बारे में कि रैम का किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आगे इस सीरीज को बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रैम में मैंने सिंगल टाइप को आज डिस्क्राइब करूँगा मैं कि कितने तरह का नॉर्मली यदि रैम की बात करें तो रैम आप जान ही रहे हैं कि दो ही तरह के रैम की कैटेगरी हम लोग जनरली यूज करते हैं। एक है डी रैम और दूसरा है एस रैम। तो इस वीडियो में मैं डी रैम की बात करूंगा कि डी रैम क्या है, कैसे ये काम करता है, इसके बारे में। एस रैम अगले वीडियो में मैं उसको कंप्लीट करूंगा। तो डी रैम जो कि नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो ये डायनामिक क्यों है, ये तो मन में बात आएगी कि आखिर डायनामिक क्यों है। तो एक्चुअली डायनामिक का मतलब होता है कि जो स्टैटिक नहीं हो, अस्थाई नहीं हो, यानी कि जिसको या जिसमें जो वैल्यू हम रखें तो थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद वो ऑटोमेटिकली वैल्यू डिस्ट्रॉय होने के तरफ मोड कर दे, अपना बढ़ने लगे। तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या करना होगा, तो बार बार उसको चार्ज दे करके फिक्स करना होता है कि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करे। तो इसलिए इसका नाम पड़ा डी रैम, डायनामिक रैम। एक्चुअली इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें कैपेसिटर यूज किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कैपेसिटर का ये नेचर है कि चार्ज वो अपने अंदर स्टोर करेगा, लेकिन धीरे धीरे उस चार्ज को वो क्या करते जाता है, लॉस करते चला जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होते चला जाता है। तो चूंकि कंडेंसर के कंसेप्ट को, यानी ट्रांजिस्टर के कंसेप्ट को और कैपेसिटर दोनों के कंसेप्ट को इसके अंदर चूंकि यूज किया गया है, तो कैपेसिटर के चलते ही इसको बार बार रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रैम है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, कॉस्ट बेनिफिशियल है स्टैटिक रैम के रेस्पेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो बेसिक थीम था, मैं उसको आपको बता दिया। तो नॉर्मली मैंने मेन पॉइंट सारा इसमें कलेक्ट किया है। डी रैम यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैम स्टोर्स ईच बीट ऑफ डेटा इन ए सेपरेट कैपेसिटर विद इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी आईसी के अंदर ये कैपेसिटर के बेस पर डेटा को क्या करेगा, कंटेन करता है कि द डेटा नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड पेरियोडिकली। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि चूंकि कैपेसिटर है तो कैपेसिटर है तो लॉस ऑफ एनर्जी इसकी होगी, यानी कि जो स्टोर आपने किया है वोल्ट या उसमें जो चार्ज आपने डाला है वो चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे लॉस होगा। तो लॉस होगा तो उसको पेरियोडिकली हमको क्या करना होगा, रिफ्रेश करते रहना होगा। रिफ्रेश का मतलब है कि उसको बार बार रिचार्ज यानी कि पावर सप्लाई हमको करते रहना होगा। एज द चार्ज इन कैपेसिटर ग्रेजुअली डिसिपेटेड causing the information to be lost। यदि मान लो वो धीरे धीरे क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्ज कम होते चला जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि डिस्चार्ज होगा तो जो भी इंफॉर्मेशन उसमें रखा हुआ है वो क्या होगा, लॉस होगा। तो अब ये बात आती है कि ठीक है, इसका तो नेचर समझ में बात आ गई। तो डी रैम बनाया गया था किसके द्वारा, तो रॉबर्ट डेनार्ड के द्वारा। कब, 1996 में। कहाँ बना था, आईबीएम के लेबोरेटरी में इसको बनाया गया था। तो देखिए ये याद रखना आपको, ये क्वेश्चन अक्सर आपको एस्टेट में इस तरह का आने का चांस रहता है कि किसने बनाया। तो रॉबर्ट डेनार्ड, कब, 1996 में। डी रैम वर्क्स मच डिफरेंटली दैन अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी। अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी इसमें ये इसलिए डिफरेंटली वर्क करता है क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर भी है और ट्रांजिस्टर भी है, दोनों लगा हुआ है। तो कैपेसिटर है तो स्वाभाविक है कि उसको बार बार रिचार्ज करने की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब है कि सर्किट का जो आर्किटेक्चर होगा वो डिफर करेगा ही करेगा। द फंडामेंटल स्टोरेज सेल विद इन डी रैम इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट लगा हुआ है इसमें, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर।
इस दोनों के थ्रू ही ये सारा वैल्यू को कंटेन करना, उसको एज यूजुअल मेंटेन करना, ये कर पाता है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए बीट नीड्स टू बी पुट इन मेमोरी, द ट्रांजिस्टर इज यूज टू चार्ज और डिस्चार्ज द कैपेसिटर। क्लियर हो गया? यानी कि कैपेसिटर डिपेंड कर गया, यानी कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो बात होगी वो कंप्लीटली डिपेंड कर गई किस पर? ट्रांजिस्टर पर। ट्रांजिस्टर रिस्पॉन्सिबल है कैपेसिटर को चार्ज देने के लिए। ट्रांजिस्टर रिस्पॉन्सिबल है कैपेसिटर को चार्ज देने के लिए। अब देखिए, ए चार्ज्ड कैपेसिटर रिप्रेजेंट्स ए लॉजिक हाई, यानी 1। यदि कैपेसिटर चार्ज है तो इसका मतलब है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 1 को। वाइल ए डिस्चार्ज कैपेसिटर रिप्रेजेंट्स ए लॉजिक लो, यानी 0 को। तो 1 को चार्ज कैपेसिटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 को। और डिस्चार्ज कैपेसिटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को। द चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इज डन भाया द वर्ड लाइन एंड बीट लाइन। देखिए यहाँ पर मैंने एक इंटरनल आर्किटेक्चर कैसे होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैं यहाँ दोनों आपको ऐड करके दिखा। देखो, आप सबसे पहले ये तो हो गया बीट लाइन, ये वर्ड लाइन है। अब यहाँ पर जब ये 1 बीट यानी कि जो इसका जो चार्ज है वो हाई है, तो हाई है तो क्या होगा? ये पॉजिटिव है आपका, यानी कि ये फुल चार्ज है। तो फुल चार्ज है तो उस केस में इसका वैल्यू कितना है? 1 है। अभी जस्ट आप लोगों ने देखा, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि 1 है यदि, तो इसका मतलब है कि यह चार्ज्ड है। और यदि ये डिस्चार्ज होता है तो इसका मतलब है कि ये क्या है? 0 है। अब डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पर कोई वोल्ट ही नहीं है, 1 वोल्ट तक रहना चाहिए। 1 वोल्ट तक यदि है, 1 वोल्ट से नीचे नहीं होगा। 1 वोल्ट से नीचे होगा सर्किट बंद। तो यहाँ पर 1 वोल्ट तक रहता है, तो ये डिस्चार्ज इसको मान रहा है। और ये जब फुल चार्ज है तो उसको क्या कहेंगे? 1 ये मानता है। अब आइए आगे इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूँ कि ड्यूरिंग अ रीड और राइट द वर्ड लाइन goes high and the transistor connects the capacitor to the beat line। तो कैपेसिटर ऐड कर देता है किससे? बीट लाइन से, इससे ऐड कर देगा। ठीक है, वट एवर वैल्यू इज ऑन द बीट लाइन, 1 और 0। अब मान लो क्या होगा उसमें कि गेट स्टोर्ड और रिट्रीव्ड फ्रॉम द कैपेसिटर। 0 है या 1 है, ये क्या है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि हम रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, यानी वहाँ से वैल्यू ले रहे हैं या दे रहे हैं। अब देखिए, द चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर इज टू स्मॉल टू बी रीड डायरेक्टली एंड इज इंसर्टेड मेजर्ड बाय ए सर्किट कॉल्ड ए सेंसर एम्पलीफायर। यानी एक सर्किट के थ्रू इस कैपेसिटर के चार्ज को रीड करते हैं कि आखिर उस पर क्या करना, चार्ज नेक्स्ट देना है या फिर उसको कॉन्स्टेंटली बनाए रखना है जैसा चार्ज उस पर डाला गया है। तो उस सर्किट को क्या कहते हैं जो ये सेंस करते रहता है? तो सेंस एम्पलीफायर कहते हैं। द सेंस एम्पलीफायर detects the minute differences in charge and outputs the corresponding logic level। यानी चार्ज को तो वो रीड करेगा ही करेगा, और उसका क्या है लॉजिक का लेवल, उसको भी ये चेक करते रहता है हर हमेशा। द एक्ट ऑफ रीडिंग फ्रॉम द beat line forces the charge to flow out of the capacitor। Thus in DRAM reads are destructive। To get around this, an option known as
प्रीचार्जिंग इज डन टू पुट द वैल्यू रीड फ्रॉम द बीट लाइन बैक इनटू द कैपेसिटर। मान लो यदि आप जैसे चार्ज दिए तो चार्ज में क्या होगा कि 1 डाले तो धीरे धीरे ये वोल्ट को क्या करेगा, डिग्रेड करता है। तो जैसे ही उसकी चार्ज लो होने लगेगी तो यहाँ पर बीट लाइन उसको क्या देखेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो जीरो वाले से रेंज में चले आए। तो उसको क्या करेगा, सेंस जैसे ही किया कि अब ये अपने स्टेट को चेंज कर लेगा, तो देन इसी के समय वो क्या करेगा, इसको रिचार्ज कर देगा। तो रिचार्ज करेगा तो फिर वो अपना रेंज जो 1 का था उस रेंज को ये बनाए रखेगा। यदि 0 के लिए कहे तो लो चार्ज है तो वो ऐसा भी नहीं हो जाए कि 1 वोल्ट से लो हो जाए, उसको भी उसको बनाए रखना है। अब देखिए ये तो ठीक है कि चार्ज ऐसे होगा, इंटरनल आर्किटेक्चर ऐसा है। अब इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए कि आखिर जो रैम हम लोग देखते हैं तो ये रैम कैसा इंटरनली किस पैटर्न पर बना हुआ होता है। देखिए ये कॉलम डिकोडर है और इधर आपका रो डिकोडर है कि कौन सा रो एक्टिव किया जाएगा, किस रो के सेल में इसको डेटा को ला करके स्टोर करना है। ये कॉलम डिटेक्टर और रो डिटेक्टर यूज करता है इसको, यानी कि कहाँ जाना है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल ये दोनों हो गया कॉलम का कि कौन सा कॉलम और किस रो का। ये सारा चीज़ इसी दोनों पर डिपेंड करेगा। अब देखिए ये डेटा बफर्स की बात करते हैं। डेटा बफर दैट मीन्स कि आने और जाने के पहले, डेटा रैम में आने या रैम से जाने के पहले वो क्या करेगा, डायरेक्टली तो आएगा नहीं, तो थोड़ी देर के लिए तो होल्ड कराना पड़ेगा। तो डेटा बफर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए अभी जो जस्ट बात हो रही थी कि सेंस एम्पलीफायर्स की, तो सेंस एम्पलीफायर्स यहाँ पे लगा हुआ होता है और यही सेंस करते रहता है कि किस सेल, ये देखिए ये सारा सेल है अलग अलग, इस किस सेल को चार्ज देना है और किस सेल को स्टेबल रखना है, यानी कि वैल्यू यदि है तो उसको एज यूजुअल स्टेबल रखना है। ये सारा काम किसका है, तो आपका सेंसर एम्पलीफायर का है। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये सेल क्या है आपको तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो एक लॉजिकल डायग्राम है कि ऐसा होता है, लेकिन इस सेल के अंदर होता क्या है तो इस पर आते हैं। चलिए आपको मैं एक अलग से पिक्चर ऐड कर दिया इसके लिए। देखिए अभी तो जस्ट मैंने इसका जो आर्किटेक्चर दिखाया ये ऊपर वाला आपने देखा तो ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन यदि इसको थोड़ा सा यानी कि विजुअलाइजेशन 3D के तरफ ले जाएं तो उसका शेप देखिए ये हो जाता है। सब चीज़ वही है, सिर्फ डिजाइनिंग अलग हो गई। मैंने आपको ये अब दिखने लगा कि रैम के अंदर है। तो ये जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखिए ये भी सेल है, वही सेल ये आपको दिख रहा होता है। तो रो बफर है, तो रो बफर का काम क्या है कि रो को कंट्रोल करना। रो डिटेक्टर है, तो जान ही रहे आप। इसके बाद आपका कॉलम डिटेक्टर है। तो सब वही है, ऊपर जो मैंने आपको इसमें बताया वही चीज़ है, लेकिन इसका थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म जो है वो अलग कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं। अब देखिए अब ये वाला जो शेप है आप देख रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो सेल जो आप देख रहे हैं इसके नीचे छोटा छोटा, इसको यदि थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाया जाए तो ये शेप आपको बनता है, यानी दिखेगा इस फॉर्म में। अब इससे भी किसी एक सेल को आप उठा लो, माने इसमें जो ये छोटा सा सेल है इसको उठाओ तो देखो ये वाला फॉर्मेट बनता है। और ये वाला फॉर्मेट कहाँ है तो आपको मैंने यहाँ बताया, ये देखिए क्लियर। तो एक छोटे से सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आपको यहाँ पर 4 टोटल फिगर दिखाया, ये इसलिए कि ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमने ऊपर ऐसा बताया, फिर नीचे आकर के आपको एरे के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। तो एरे के फॉर्म में दिखा रहा हूँ तो फिर आप ये समझिए ना कि ये आपका मेन रैम है। ठीक है, अब इस रैम के अंदर जो ये आपका टेबुलर फॉर्मेट में यानी कि एरे के फॉर्म में जो बना हुआ है, मैट्रिक्स के फॉर्म में है, इसको जब यदि इनलार्ज किया जाए तो उसका शेप क्या बनता है, ये बनेगा। और जब इसमें से भी एक सेल की बात करेंगे तो उसका शेप ये होगा, जो कि आपको शुरू में ही मैं बता दिया। देखिए वर्ड लाइन अब तो सब वही है, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर,
और बिट लाइन, जो ऊपर मैंने आपको बताया था। तो ये चीज़ें आपको देखिए, ये फिगर इसलिए देखना ज़रूरी है कि ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आखिर ये वर्क करता कैसे है। ऊपर कुछ और दिखता है छोटा सा डायग्राम, उसके बाद फिर अलग तरीके से दिखने लगता है, तो एक्चुअल ये है आपका। आप इसको यदि देखेंगे तो ऊपर वाला दोनों फिगर आपको समझ में बात आ जाएगी। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पर। मैंने सारा चीज़ मेंशन कर दिया है इसमें। देखिए एडवांटेज में क्या है, सबसे पहला है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। मैंने शुरू में ही बताया कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसलिए होता है क्योंकि सस्ता है। हाँ? दूसरा है कि इसकी कॉस्टिंग जो है ये लो है, ये तो क्लियर हो ही गया। हाँ? और दूसरा यदि देखें एडवांटेज में, इसका लेवल है, इट कैन मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड इज स्केलेबल फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। ठीक है, ये इस तरह के रैम को इसलिए बनाया गया क्योंकि जो पहले हम लोग नॉर्मली एसडी रैम जो यूज करते थे वो महंगा पड़ता था, लेकिन स्पीड में कंपेयर करेंगे वो बाद में, लेकिन नॉर्मली वो महंगा पड़ता था। और ये क्या हो गया, आपका सस्ता हो गया। हाँ? तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये यूज होता है। अब देखिए इसका कुछ जो चीज़ आपका सस्ता होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कुछ न कुछ तो डिसएडवांटेज होगा ही होगा। तो देखिए सबसे पहला हो गया कि इसको ज़रूरत पड़ता है किसका, रिफ्रेश करने का, बार बार उसको रिचार्ज करना पड़ता है। यानी कि पेरियोडिकली रिचार्ज नहीं करेंगे तो कैपेसिटर अपने चार्ज को क्या करेगा, डिग्रेड कर लेगा, और जो स्टेट है स्टेट चेंज हो जाएगा, 0 1 माने जो 1 है वो 0 में बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको पेरियोडिकली रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका है कि स्लोअर देन एस रैम। मैंने अभी आपको जस्ट बताया ही कि एस रैम स्पीड के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये याद रखना है कि दोनों में अंतर ये है कि एस रैम की अपेक्षा ये आपका स्लोअर होता है। अब आइए डी रैम के एप्लीकेशन में आते हैं। तो सबसे पहला कि डी रैम का यूज कहाँ कहाँ है, इसी को एप्लीकेशन कहेंगे। तो देखिए, तो मेन मेमोरी के रूप में यूज होता है, यानी कि रैम जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वहाँ पर इसका यूज हो जाता है। दूसरा है आपका कि ग्राफिक्स कार्ड में इसका यूज होता है। ग्राफिक्स कार्ड आप समझ ही रहे हैं। तो ग्राफिक्स कार्ड में यूज होता है, मोबाइल डिवाइसेस में यूज किया जाता है, सर्वर्स और वर्क स्टेशंस में यूज है। जब मेन मेमोरी के रूप में कंप्यूटर में यूज होगा तो स्वाभाविक है कि सर्वर या उसके वर्क स्टेशन में आसानी से इसको हम यूज करेंगे। और चूँकि सस्ता पड़ता है तो कहीं भी कोई भी सेटअप यदि बनाते हैं तो वहाँ पर रहता है कि कम से कम खर्च में मेरा सारा सेटअप हो जाए। तो उस केस में आपका यहाँ पर सर्वर और वर्क स्टेशन में भी इसका यूज होता है। अब आइए इसके टाइप्स में आते हैं। तो टाइप्स में क्या है, तो एक्चुअली देखिए कि टाइप्स का मतलब है कि ये जो रैम बना, जिसका कि एक कॉमन नेम हम लोगों ने दे दिया कि डी रैम है, डायनामिक रैम है, लेकिन इसकी भी तो सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी इसलिए इसका है क्योंकि आवश्यकता के अनुसार इसमें मॉडिफिकेशन किया गया, यानी जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ा उसके अनुसार इसको रीडिफाइन कर लिया गया। तो सबसे पहला जो हम लोग देखें तो इसमें आपका कि एस डी रैम यानी कि सिंक्रोनस डी रैम। तो ये क्या है, अब बात आएगी। तो देखिए कि यदि नॉर्मल इसका डिस्क्रिप्शन यदि लेकर के चले तो हम यही कहेंगे कि ये सिंक रहता है किससे, सिस्टम के क्लॉक से, यानी कि सिस्टम के क्लॉक के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, कि ऑपरेट्स इन सिंक विथ सिस्टम क्लॉक, अलाउइंग फॉर फास्टर डेटा प्रोसेसिंग कंपेयर टू ट्रेडिशनल डी रैम। यानी कि पिछले जो डी रैम की अपेक्षा ये क्या हो गया, फास्ट हो गया। अब इसका जनरली यूज कहाँ होता है, तो नॉर्मली ये पीसीज में ही यूज होगा। कब से कब तक, तो यूज हुआ ये कब से कब तक, तो देखिए 90 से लेकर के 20s तक, हाँ, कि 1990 से लेकर के 2000 के दशक में ये सबसे ज़्यादा यूज हुआ। लेकिन उसके बाद फिर क्या हो गया, चेंजेस होते चले गए, अलग अलग टाइप उसमें बदलते चला गया। अगला जो आया वो आया आपका DDR,
हम्म, तो DDR क्या है कि डबल डेटा रेट, DDR डबल डेटा रेट। तो ये डबल डेटा रेट क्या था कि जो आपका SD रैम था, SD रैम से आपका ये क्या था, ज़्यादा डेटा को कंटेन करने वाला और उससे ज़्यादा फास्ट था। तो देखिए कि ट्रांसफ़र डेटा ऑन बोथ द राइजिंग एंड फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक सिग्नल्स, यानी कि जो ये क्लॉक सिग्नल हम लोग पास करते थे, याद होगा, तो ये दोनों पर काम करता है। जैसे ऐसा नहीं कि राइजिंग पर भी काम करता है और उसके फॉलिंग पर भी काम करता है, दोनों पर ये डेटा ट्रांसफ़र। और नॉर्मली क्या होता था कि ये एक डेटा ट्रांसफ़र, यानी कि एक राइजिंग एक फॉलिंग, हाँ, यानी कि एक राइज और एक फॉल दोनों को मिला करके एक माना जाता था। लेकिन ये क्या करने लग गया कि राइजिंग पर भी डेटा ट्रांसफ़र और फॉलिंग पर भी डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या हो गया कि जब दोनों पर करने लगा तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, डबल हो गई, डबलिंग द डेटा ट्रांसफ़र रेट कंपेयर टू SD रैम, यानी कि इसके अपेक्षा इसका ट्रांसफ़र रेट क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर में या लैपटॉप वगैरह में आप देख ही रहे हैं कि DDR1 DDR2 ये सारा सिर्फ और सिर्फ सारे का वर्सन्स है, DDR ऐसे DDR5। तो इस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि DDR जो है ये डबल डेंसिटी का है, और जब डबल डेटा रेट या डबल डेटा रेट ट्रांसफ़र रेट जो होगा तो स्वाभाविक है कि डेटा जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होगा, तो उसी का ये सारा वर्सन हो जाता है। अब देखिए, अब है RD रैम, यानी कि रोम्बस डी रैम। तो ये क्या है कि ए प्रोप्रेटरी मेमोरी स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय रोम्बस। तो ये रोम्बस के द्वारा चूँकि डेवलप था, तो ये था क्या, तो ये भी आपका डी रैम ही था, तो डी रैम था तो उसी के साथ इसको ऐड कर दिया गया, तो RD रैम इसीलिए इसका नाम हो गया। ठीक है, और इसका यूज भी नॉर्मल ही है, थोड़ा सा का डिफरेंस करते चला गया, दूसरे के द्वारा डेवलप वो करते चला गया, कुछ चेंजेस किया और नाम बदलते चला गया। अब देखिए इसके बाद है कि एक आता है इसी में कि LPDDR यानी कि लो पावर DDR। तो लो पावर DDR किसके लिए यूज होगा, तो वैसे डिवाइसेस के लिए जिसमें कि पावर का कंजम्पशन कम होता हो। तो जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल है तो इसमें क्या होगा, या आपका जो जैसे टैब यूज करते हैं तो उसकी चार्जिंग बहुत ज़्यादा चलती है आपके लैपटॉप के रेस्पेक्ट में, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर हमको रैम भी उसी तरह से देना होगा ताकि कम से कम वोल्ट ले, कम से कम चार्ज वो ले। तो उसको यूज यानी उस वैसे डिवाइसेस में यूज किया गया किसको, LPDDR को। ठीक है, तो LPDDR का भी उसी तरीके से जैसे नॉर्मल आपका है वो सारा वर्सन्स इसका भी आते चला गया। हाँ, आप देख रहे हैं कि यूसेज में मैंने यहाँ पर डाल भी दिया है कि स्मार्टफोन है, टैबलेट्स है या अदर पोर्टेबल डिवाइसेस है जिसको कि पॉकेट में लेकर के आपको चलना है, तो उन सारे जगह पर आपका रैम जो यूज होता है वो कौन सा होगा, LPDDR। नेक्स्ट जो आता है वो नेक्स्ट है आपका GDDR, यानी कि ये ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाएगा। तो ग्राफिक्स के लिए यूज किया गया यदि जाता है तो इसका मतलब है कि वैसे सिचुएशन में जहाँ की लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता होती है या लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राफिक्स डेटा का ट्रांसमिशन होता है, तो वहाँ पर हमको चाहिए कौन सा, तो GDDR। नॉर्मल वर्क में इसको यूज नहीं करते हैं, ये ग्राफिकल में जनरली यूज होता है। तो जैसे जितने भी लैपटॉप्स आपके आते हैं गेमिंग लैपटॉप्स, तो वहाँ पर आपको GDDR का यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर तो ग्राफिक्स के बिना तो उपाय नहीं है। या जैसे ग्राफिक्स कार्ड यदि बनता है तो ग्राफिक्स कार्ड यदि आप ऐड करते हैं तो उस ग्राफिक्स कार्ड में ये लगा रहता है, बिना इसके उपाय नहीं है। अब देखिए ईडो रैम, तो ये क्या है, ये भी एक रैम का टाइप है। ये कब बना, यहाँ आप देख सकते हैं ईयर 1990s में। तो ये फास्टर था डेटा एक्सेस में, तो मैंने जब फास्टर था तो, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इसको जनरली हम लोग जैसे GDDR की बात की है कि ग्राफिकल यूज में, तो ये ग्राफिकल में यूज नहीं था।
यानी कि ग्राफिक्स कार्ड के साथ ये नहीं था, ये नॉर्मल यूज के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है FPM रैम, यानी कि फास्ट पेज मोड रैम। तो ये क्या है कि जो डी रैम है, तो ये उसी डी रैम का ओल्डर टाइप है, पुराना टाइप है, और ये ऑपरेशन सेम रहेगा। तो जो अर्ली पीसीज थी उन सारे में इसको यूज किया गया। इसके बाद है आपका 3D डी रैम। तो स्टैक्ड डी रैम के नाम से भी इसको जानते हैं। तो सारे में अब देखिए, अब आगे अब है वही बात, लेकिन चूंकि नेम है और इस तरह का क्वेश्चन आ भी सकता है कि आपको उसमें से दे देगा कि इसमें से कौन सा डी रैम है और नहीं है, तो एटलीस्ट नाम आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो जनरली ये जितने भी यूज किए गए ना, ये सारा हाई परफॉर्मेंस के कंप्यूटेशन के लिए यूज किया गया था 3D का। तो जैसे फ़ोन में यूज होता है सबसे ज़्यादा। अब देखिए, इसके बाद आता है आपका HBM, हाई बैंडविड्थ मेमोरी। तो ये भी आपका जैसे 3D स्टैक्ड डी रैम था, तो उसी का ये हाई बैंडविड्थ का है, और इसका जो पावर कंजम्पशन है ये कम होता है इसमें। नेक्स्ट आपका है वी रैम, वीडियो रैम। तो ये स्पेशलाइज्ड या स्पेशल टाइप का रैम है जो कि नॉर्मली ग्राफिक्स हार्डवेयर के लिए यूज किया जाता है। यानी कि वैसे सिस्टम जिसमें कि ग्राफिकल वर्क किया जाना है सिर्फ, तो उन सारे जगह पर हम लोग वी रैम को यूज करते हैं। अब इसी का ये टाइप है नीचे, सिंक्रोनस ग्राफिक्स रैम, और दूसरा जो है वो विंडो रैम इसको कहते हैं। तो ये इसका टाइप है। तो आपको इसमें दिमाग में रखना है कि डी रैम बना कब, किसके द्वारा डेवलप किया गया, और देन उसके टाइप्स के बारे में आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि नॉर्मली तो जो रैम की डिजाइनिंग है वो कॉमन है, स्पीड और ट्रांसमिशन रेट ये बढ़ाने की आवश्यकता थी, और इसी को लेकर के इतने टाइप्स को डिजाइन किया गया था कि डेटा कैसा होगा, हाई डेंसिटी का डेटा होगा, लो डेंसिटी का डेटा होगा, लो ट्रांसमिशन रेट पर डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, हाई ट्रांसमिशन रेट चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग रैम को कैटेगराइज किया गया। तो ये रहा रैम का कि रैम क्या है, कैसे उसका इंटरनल आर्किटेक्चर है, कितने टाइप का है, और उस रैम में भी कौन सा, तो डी रैम। अगली जो वीडियो आएगी, अभी थोड़ी परेशानी है बोलने में, उतना नहीं बनता है, लेकिन फिर भी अगली जो वीडियो आएगी वो वीडियो आएगी आपको एस रैम, यानी कि स्टैटिक को लेकर के चलेंगे। तो आप इसको देखिए, इससे रिलेटेड आपको मैं बहुत सारी बातें अभी और भी मैं बताऊंगा। अभी तो टेस्ट सीरीज मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत जल्द वो भी स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।